नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कोलकाता गैंगरेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में मिले हैवानियत के सबूत। 15 साल तक मिर्गी से पीड़ित रही शेफाली, पुलिस ने दर्ज कराया पति समेत 4 लोगों के बयान। शादरा में सनसनीखेज वारदात, 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस के शिकंजे में फंसे 3 आरोपी। तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर आरजेडी का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को लेकर कह दी बड़ी बात। जिसके लिए मांगा न्याय उसी ने दर्ज कराई एफआईआर, उल्टे मामले में फंसे जीतू पटवारी। ट्रंप के नए निकनेम को लेकर ईरान का इजराइल पर तंज, कहा डैडी के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर कहा है कि कोलकाता में ये कोई नई बात नहीं है। 10 महीने पहले इसी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। आज तक उसे न्याय नहीं मिला है। उसके माता पिता भटक रहे हैं। 10 महीने बाद उसी कोलकाता में उसी सिटी ऑफ जॉय में एक लॉ की छात्रा के साथ कॉलेज में टीएमसी नेता ने छेड़छाड़ की और बाद में गार्ड्स रूम में सामूहिक बलात्कार किया। बंगाल में 2017 के बाद आज तक किसी भी कॉलेज में छात्र संघ बनाने के लिए चुनाव नहीं हुए। सभी कॉलेजों में छात्र संघ सत्ताधारी पार्टी के नियंत्रण में है। देखिए, कलकत्ता की नई बात नहीं। 10 महीना पहले इसी कलकत्ता में एक जाने माने बड़े प्रसिद्ध अस्पताल आरजीकर, उस आरजीकर कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उनको साथ बलात्कार हुई थी और साथ साथ उनको हत्या भी कर दिए गए थे। आज तक उनकी इंसाफ नहीं मिली। उन पिता माता भटक रहे हैं, कहीं इंसाफ नहीं मिले अभी तक। 10 महीने बाद फिर उसी कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय में, कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय माना जाता, उसी कलकत्ता में ममता बनर्जी की जो घर महज कुछ मीटर की फर्क में दिन दहाड़े उसी कॉलेज की जो स्टूडेंट जो कानून शिक्षा लेने की गई थी, कानून शिक्षा लेने के बाद वो लोगों को मदद करेंगे, कानूनी मदद करने के लिए वो वकील बनना चाहते, बैरिस्टर बनना चाहती थी। उन पे ही टीएमसी पार्टी के नेता यूनियन रूम में बुलाकर छेड़खानी की, बाद में गार्ड रूम में जाकर सामूहिक बलात्कार भी, दुष्कर्म भी कर दिए और निकालते समय कह दिए कि अगर बाहर में ये राज खुल जाएगी तो तुम्हारे लिए बुरी वक्त आएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान ये बच्चे को बचा दिया। कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इसका ताज़ा उदाहरण 25 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसका सरकार पालन नहीं कर रही है। इससे पहले 1994 में दिग्विजय सिंह की सरकार में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 2003 में 27% का प्रावधान किया गया था, लेकिन ना तो उमा भारती ने और ना ही शिवराज सिंह चौहान ने इसे लागू किया। कमलनाथ ने फिर 27% आरक्षण का अध्यादेश जारी किया, विधानसभा में पारित भी हो गया। राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन सरकार चली गई और अब मोहन यादव की सरकार है, वो आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़े विरोधी है और इसका अभी ताज़ा उदाहरण 25 जून 2025 को अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन ये सरकार नहीं कर रही है। जबकि इसके पहले 1994 में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 14% पिछड़े वर्ग दिया गया था, 2003 में 27% का प्रावधान किया गया था। उसे न उमा भारती ने लागू किया, न शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया और कमलनाथ जी ने फिर से 27% आरक्षण का अध्यादेश भी जारी किया और उसके साथ साथ
विधानसभा में पारित किया और राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए। इस बीच में सरकार चली गई। इसके बाद अब मोहन यादव जी की सरकार है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन आरक्षण वो लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2022 में 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से 27% आरक्षण का फैसला किया गया और राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने ये कहा था, मैं एक दिन भी इस बिल को नहीं रोकूंगी। ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, व्यक्तिगत तरफ से मुझे कहा, और मैंने सारे सीनियर मिनिस्टर को सारी प्रक्रिया पूरा करके रात को 9 बजे उनके पास भेजा और उन्होंने कह दिया मैं अध्ययन करूंगी। और राज्यपाल बदलने के बाद भी अभी तक के 3 साल हो गए अध्ययन ही कर रहे हैं। गुजरात के भरूच जिले में 7.3 करोड़ रुपए के कथित मनरेगा घोटाले के संबंध में गिर सोमनाथ स्थित 2 एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 1 महीने से ज़्यादा समय बाद जिला पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोतवा और उनके बेटे दिग्विजय सरकारी खजाने से धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी रमेश टेलर को भी मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7.5 करोड़ का आरोप है उन पर भ्रष्टाचार का, उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अगर ऐसा कोई करप्शन है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार और गुजरात सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि उन पे दबाव डाला जा रहा हो कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये भी मुमकिन है कि उनसे किसी बात का बदला लिया जा रहा हो। ये फैसला तो अदालत ही करेगी क्या सही है क्या गलत है। मौजूदा हालात में जो देश के हालात, देश जिन हालात से गुजर रहा है, अगर विपक्ष का कोई भी नेता गिरफ्तार होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको सही वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा सवाल सर ये है कि देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, चिंता की बात है। जाहिर है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये इस तरीके के वाकयात पूरे देश में हो रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है कि वहां की सरकार भी जिम्मेदार है। कानूनी व्यवस्था को ठीक करना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून और सरकार से इस तरीके के गुनाह और क्राइम खत्म नहीं हो सकते जब तक समाज को हम ठीक नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं। और ये जिम्मेदारी हम सब की है, खास तौर से राजनीतिज्ञों की है कि सिर्फ राजनीति करने की बजाय समाज को सुधारने का काम करें। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह किसी की भी सरकार हो, रेप के वाकयात होते हैं और हम एक दूसरे को इल्जाम देते हैं कि फलां की सरकार है वहां रेप हो गया, फलां की सरकार है ये रेप हो गया। ये तो रोज का किस्सा इस देश के अंदर बन गया है। अगर हमें ऐसे वाकयात को रोकना है तो राजनीतिज्ञों को राजनीति से ऊपर उठकर और मजहबी लोगों को, मौलवी मुल्लाओं को, साधुओं को इस बड़े काम के अंदर जुड़ना पड़ेगा। क्या करने के लिए? समाज को ठीक करने के लिए। जब तक आप समाज को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पिछले 10 सालों से कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सहित न्यायपालिका ने शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एससीपी के साथ अन्याय किया है। कौन दबाव में फैसला दे रहा है? हमें न्याय पाने के लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके ये 10 साल में हो गया है। ये चीफ जस्टिस साहब को मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, चुनाव आयोग ने अन्याय किया है और सब लोग चुप बैठे हैं। एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींचकर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो। और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है
और किसके दबाव में मिल रहे, ये भी बड़ी बात है। सर का बयान आना, आपको लगता है कि सीजीआई साहब उम्मीद कर सकते हो कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो रही। जब स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने शेफाली जरीवाला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा है कि शेफाली के निधन की खबर दुख हुआ है। वो सिर्फ 42 साल की थी। मेरी संवेदनाएं उनके पति और परिवार वालों के साथ हैं। इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट आना और निधन हो जाना काफ़ी ट्रैजिक है। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं उनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फट जाने से हालात बेहद खराब हैं। जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला की मनोड़ी खड्ड में आए तेज जल बहाव में भय श्रमिकों में से कल यानी शुक्रवार को एक और शव बरामद हुआ है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इस हादसे में अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि बाकी बचे 2 लोगों की तलाश जारी है। आज एनडीआरएफ के द्वारा जो हमारी ये रेला के डाउनवर्ड एरिया है उसमें 3rd डे है जब सर्च ऑपरेशन मिल रहा है और 3 में से एक बॉडी आज रिकवर हुई है बगशाल के पास। ये जो बच्ची थी 13-14 साल की, उसकी बॉडी आज रिकवर हुई है। वी आर होपफुल। हमने एनडीआरएफ को भी कहा है कि उसी एरिया में, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे थे, डेब्री को पहले सर्च किया जाए। आज थोड़ा वाटर लेवल स्लाइटली लोअर भी है, तो वी आर होपफुल कि बाकी भी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे इसमें। जी, ऐसा है कि ये एक कॉल जो अभी के लिए हमने ली है कि अभी हम सर्च करते रहेंगे, है ना। आज क्योंकि पानी का लेवल डाउन हुआ है और जब पानी का लेवल डाउन होता है तो आसानी से सर्च ऑपरेशन में सफलता मिलने की चांस भी रहती है। तो अभी के लिए सर्च ऑपरेशन ऑन है। जेल में बंद बारामूला सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद जेल में ही भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो कश्मीरियों को लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किए जाने के विरोध में तिहाड़ जेल के अंदर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। ये भूख हड़ताल आज रात 8 बजे से शुरू होकर रविवार यानी कल रात 8 बजे तक होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भूख हड़ताल राष्ट्रीय दलों की उन सैकड़ों कश्मीरियों के बारे में चुप्पी को भी उजागर करने का प्रयास है, जो सिर्फ राजनीतिक विश्वास रखने की वजह से यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत तिहाड़ जेल और अन्य जेलों में सड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 8 बजे से वो स्टार्ट करेंगे अपना हंगर स्ट्राइक। कल शाम 8 बजे तक 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूअल डिनाइल ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही में उन जो नेशनल पार्टीज़ है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनको ये बावर कराना है कि किस तरह से आपने जो है कश्मीरी को हुकूकों को दबा के रखा है। आज आप इमरजेंसी पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, लेकिन आप कन्वीनियंटली भूल गए हैं कश्मीरी को किस तरह से आपने सप्रेस किया है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्होंने कश्मीरी के साथ कौन सी जुल्म और ज़्यादतियाँ की, और जब आज बीजेपी कांग्रेस में ये हुकूमत में है पिछले 11 सालों से उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीरियों पे जुल्म और ज़्यादती किया और किस तरह से उन्होंने जो यहाँ की जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइसेस है उनको दबा के रखा है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 से। तो उसके रिलेटेड एक मार्क का प्रोटेस्ट है कि उनको ये याद दिलाया जाए कि आप कश्मीरी के हुकूम को दबाया नहीं जा सकता, और उन्हें ये भी बताना है कि किस तरह से हज़ारों कश्मीरी जो नौजवान हैं वो जेलों में बंद है, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और हाल ही में आपने कोई न्यूज़ भी देखी होगी, शबीर शाह साहब है,
हमीद फयाज साहब है या बाकी जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं जिनका कोई अता पता भी नहीं है कि जो एक सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्क का प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो जेल में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज उन्होंने ये हुकूमत को ये बावर कराना है इस चीज़ का कि आप हमारे हुकूकों को, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, आप उन राइट्स को दबा नहीं सकते हैं। तो ये हंगर स्ट्राइक तिहाड़ जेल में? बिल्कुल, ये तिहाड़ जेल में स्टार्ट होगी आज शाम 8 बजे और कल शाम 8 बजे ख़त्म होगी। तो 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रहेगा और ये एज अ मार्क का प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द करंट रिजीम्स हु हैव फेल्ड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फेल होगी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये तो अफसोस की बात है कि हम जो हमारी जो आज करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 370 पे वोट लिया था और आज हमें स्टेटहुड के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यहाँ यूटी गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से उनको लेना चाहिए। और हमने हमेशा ये कहा था कि अगर वो कोई अच्छा चीज़ करते तो हम उसके साथ हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है बाकी चीज़ों में मसरूफ़ है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं और कश्मीरियों के जो दुख दर्द है उनको भूल गए और उनके लिए कोई जो है स्टेप नहीं ले रहे। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी गार्डन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। डीसीपी शाहदरा ने बताया कि घटना की सूचना शाम करीब 8 बजे मिली। मृतक की पहचान यश नामक युवक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। यश को पीठ पर चाकू मारा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमला होने के बाद यश ने लगभग 200 मीटर तक जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बड़ी दुखद घटना है ये। कल करीब 9:50 पर हमको एमएलसी मिली RS ग्रोवर हॉस्पिटल जो लक्ष्मी नगर में है, वहां से ये इतला मिली कि एक लड़का जिसका नाम यश है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसको डिक्लेयर्ड डेड। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए घायल अवस्था में तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर डेड कर दिया। वहां पर उसको एडमिट कराया गया, तब ये एमएलसी हमको मिली। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कजन के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिसडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहां पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहां पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। तो सर इस पूरे घटनाक्रम में सर कितने लोग इन्वॉल्व थे और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके नाम क्या क्या? इनिशियली जो हमारी जांच में आया तो इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजिनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। सर किस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रोड रेज सीरियस रहा सर? अभी जो भी इनिशियल हमने जांच करी है उस जांच के अंदर तो यही है कि ये यश जो मृतक है अपने कजन के साथ जा रहा था स्कूटी पर, और स्कूटी की टचिंग हुई जो लड़का 15 साल का उसके साथ, और फिर इन लोगों का वहीं पर ही। जेडीयू ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दायित्व निभाया है उसके तहत पहले ही राजनीतिक स्तर पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति की जानी होती है। उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग भी दी गई थी। हम ये नहीं जानते कि इस प्रक्रिया को आरजेडी ने किस हद तक प्रभावी रूप से पूरा किया है। उन्हें मतदाताओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर राजनीति करना मुझे न्यायसंगत नहीं लगता है। आयोग ने जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो दायित्व निर्वहन किया है, इसके पूर्व राजनीतिक दलों को भी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना है, उनको भी प्रशिक्षित किया गया है। हम नहीं जानते कि तेजस्वी यादव ने इस काम को कितने मजबूती के साथ उनकी पार्टी ने संपादित किया है, और स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा या आशंकाएं हैं उसके निवारण के लिए तो बूथ लेवल एजेंट हैं। बूथ लेवल एजेंट अगर यह नहीं जानेंगे कि हमारे मतदान केंद्र पर कौन से लोग यहाँ हैं नहीं हैं, किनकी मृत्यु हो गई, कोई नया पीढ़ी का लोग है, तो ये बात कहना कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से राजनीतिक संदर्भ को जोड़ना,
ये मुझे न्यायोचित नहीं लगता है, बल्कि यह लगता है कि बूथ लेवल एजेंट को जो जिम्मेवारी दी गई, क्या राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दल के बीएलए इस बात में सक्षम नहीं है या अपनी अक्षमता को स्वीकार कर रहे हैं? कह रहे षड्यंत्र इसमें कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, नीतीश और बीजेपी डर गई है अपने हार से, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रही है। अगर ये षड्यंत्र है तो विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये तो ईवीएम में भी इनको षड्यंत्र नजर आता है। अरे षड्यंत्र तो आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा, और दलित और अति पिछड़ा की चिंता आप कर रहे हैं। कम से कम आपको ये चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं है। दलितों को अगर अधिकार मिला है तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है। दलित नरसंहार होते थे, आज राजनीतिक पद पर बैठ कर करके उनका सेक्रेटरी डीडीसी लेवल का होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि एफआईआर उसी युवक ने दर्ज कराई है जो 2 दिन पहले जीतू पटवारी से मिला था। युवक ने गांव के सरपंच, पति और बेटे पर मर खिलाने का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद जीतू पटवारी ने वहीं से कलेक्टर को फोन लगाकर इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहां यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों पर तंज कसा है। आज एक एक्स पोस्ट में अरागची ने कहा है कि इजराइल को हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी है कि अगर अमेरिका ईरान से परमाणु समझौता करना चाहता है तो उसे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने कुछ भी गलत किया तो तेहरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि ईरान के महान और ताकतवर लोग दुनिया को ये दिखा चुके हैं कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने का एक ही रास्ता था, अपने डैडी यानी कि अमेरिका के पास भागना। अरागची ने कहा कि ईरानी जनता किसी भी तरह की धमकी और अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे लिखा कि अगर कोई फिर भी गलती करता है या भ्रम में रहता है तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा और उस वक्त किसी को यह गलतफहमी नहीं रहेगी कि ईरान क्या कर सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे ईरान से किसी भी तरह की परमाणु डील करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना होगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।